नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कहानी बाय शिवानी में। एम्बुलेंस का सायरन बज रहा था। लोग घबराकर इधर उधर भाग रहे थे। छुट्टी का दिन होने से अस्पताल का आपातकालीन सेवा विभाग ही खुला था। शोर शराबे से डॉक्टर नीलकंठ की तंद्रा भंग हो गई। घड़ी पर निगाह डाली। रात के 10:20 हो रहे थे। उसे एलिस के लिए चिंता हो रही थी और उस पर क्रोध भी आ रहा था। 9 बजे वह उसके लिए कॉफी बनाकर लाती थी। वैसे उसने फोन पर बताया था कि वह 1-2 घंटे देर से आएगी। सर, वार्ड बॉय ने आकर कहा, एक गंभीर केस आया है, ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा दिया है। आदमी है या औरत? नीलकंठ ने खड़े होते हुए पूछा। औरत है, वार्ड बॉय ने उत्तर दिया। कहते हैं कि आत्महत्या का मामला है, पुलिस को बुलाना होगा। नीलकंठ ने पूछा, साथ में कौन है? 2-3 पड़ोसी हैं। ठीक है, ऑपरेशन की तैयारी करने को कहो, मैं आ रहा हूँ। और हाँ, सिस्टर एलिस आई है? जी, अभी अभी आई हैं। उस घायल औरत के साथ ही ओटी में हैं, वार्ड बॉय ने जाते हुए कहा। राहत की सांस लेते हुए नीलकंठ ने कहा, तब तो ठीक है। वह जल्दी से ओटी की ओर चल पड़ा। दरअसल मन में एलिस से मिलने की जल्दी थी। घायल की ओर ध्यान कम ही था। एलिस को देखते ही वह बोला, इतनी देर कहाँ लगा दी? मैं तो चिंता में पड़ गया था। सर, जल्दी कीजिए, एलिस ने उत्तर दिया। मरीज की हालत बहुत खराब है। और क्या? नीलकंठ ने एप्रन पहनते हुए पूछा। सारी तैयारी कर दी है ना? जी, सब तैयार है, एलिस ने गंभीरता से कहा। घायल औरत और कोई नहीं, आपकी पत्नी सुरमा है। सुरमा? वह लगभग चीख उठा। सुबह ही नीलकंठ का सुरमा से खूब झगड़ा हुआ था। झगड़े का कारण एलिस थी। नीलकंठ और एलिस का प्रणय प्रसंग उनके विवाहित जीवन में विष घोल रहा था। सुबह सुरमा बहुत अधिक तनाव में थी क्योंकि नीलकंठ के कोट पर 2-3 सुनहरे बाल चमक रहे थे और रुमाल पर लिपस्टिक का लाल रंग था। सुरमा को पूरा विश्वास था कि ये दोनों चिन्ह एलिस के ही हैं। कुछ कहने को रह ही क्या गया था। पूरी कहानी पर्दे पर चलती फिल्म की तरह साफ थी। झुंझलाकर क्रोध में पैर पटकता हुआ नीलकंठ बाहर निकल आया। जाते जाते सुरमा के चीखते शब्द कानों में पड़े। आज तुम मेरा मरा मुंह देखोगे। ऐसी धमकियां सुरमा कई बार दे चुकी थी। एक बार नीलकंठ ने उसे ताना भी दिया था। जानेमन, जीना जितना आसान है, मरना उतना ही मुश्किल है। मरने के लिए बहुत बड़ा दिल और हिम्मत चाहिए। मरकर भी दिखा दूंगी, सुरमा ने तड़पकर कहा था। तुम्हारी तरह नाटकबाज नहीं हूं। देख लूंगा, नीलकंठ ने विषैली मुस्कुराहट के साथ कहा था। वह शुभ घड़ी आने तो दो। आखिर सुरमा ने अपनी धमकी को हकीकत में बदल दिया था। उनका घर 5वीं मंजिल पर था। वह बालकनी से नीचे कूद गई थी। इतनी ऊंचाई से गिरकर बचना बहुत मुश्किल था। नीचे हरी हरी घास का लॉन था। उस दिन घास की कटाई हो रही थी, सो कटी घास के ढेर लगे थे। सुरमा उसी एक ढेर पर जा गिरी। उस समय मरी तो नहीं, पर चोट बहुत गहरी आई थी। शोर मचते ही कुछ लोग जमा हो गए। उन्होंने सुरमा को पहचाना और यही ठीक समझा कि उसे नीलकंठ के पास उसी के अस्पताल में पहुंचा दिया जाए। काफ़ी खून बह चुका था। नब्ज बड़ी मुश्किल से पकड़ में आ रही थी। शरीर का रंग फीका पड़ रहा था। नीलकंठ के मन में कई प्रश्न उठ रहे थे। सुरमा से पीछा छुड़ाने का बहुत अच्छा अवसर है। इसके साथ जीवन काटना बहुत दूभर हो रहा है। हमेशा की टिक टिक से परेशान हो चुका हूँ।
एक डॉक्टर को समझना हर औरत के वश की बात नहीं है। कितना तनावपूर्ण जीवन होता है। अगर चंद पल किसी के साथ मन बहला लिया तो क्या हुआ? पत्नी को इतना तो समझना ही चाहिए कि हर पेशे का अपना अपना अंदाज होता है। सहसा चलते चलते नीलकंठ रुक गया। क्या हुआ सर? एलिस ने चिंतित स्वर में पूछा। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं यह ऑपरेशन नहीं कर सकता, नीलकंठ ने लड़खड़ाते स्वर में कहा। कोई डॉक्टर अपनी पत्नी या सगे संबंधी का ऑपरेशन नहीं करता, क्योंकि वह उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। यह आप क्या कह रहे हैं? एलिस ने आश्चर्य से पूछा। जल्दी से डॉक्टर जतिन को बुला लो, नीलकंठ ने वापस मुड़ते हुए कहा। वह सोच रहा था कि ऑपरेशन में जितनी देर लगेगी उतनी जल्दी ही सुरमा इस दुनिया से दूर चली जाएगी। यह कैसे हो सकता है? एलिस ने तनिक ऊंचे स्वर में कहा। डॉक्टर जतिन को आते आते 1 घंटा तो लगेगा ही, लेकिन इतना समय कहाँ है? मैं मानती हूँ कि आपके लिए पत्नी को इस दशा में देखना बड़ा कठिन होगा और ऑपरेशन करना उससे भी अधिक मुश्किल, पर यह तो आपात स्थिति है। नहीं, नीलकंठ ने कहा, यह डॉक्टरी नियमों के विरुद्ध होगा और यह बात तुम अच्छी तरह जानती हो। ठीक है, कम से कम आप कुछ देखभाल तो करें, एलिस ने कहा। मैं अभी डॉक्टर जतिन को संदेश भेजती हूँ। डॉक्टर नीलकंठ जब ओटी में घुसा तो आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। कितने ही सवाल मन में उठते और फिर बादलों की तरह गायब हो जाते थे। सामने सुरमा का खून से लथपथ शरीर पड़ा हुआ था, जिससे कभी उसने प्यार किया था। वे क्षण कितने मधुर थे। इस समय सुरमा की आंखें बंद थी, एकदम बेहोश और दीन दुनिया से बेखबर। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले उसके मन में कितना तूफान उठा होगा। एक क्षण अपराध भावना से नीलकंठ का हृदय कांप उठा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके शरीर को झंझोर रही थी। नीलकंठ ने कांपते हाथों से सुरमा के बदन से खून साफ किया। उसका सर फट चुका था। वह कितने ही ऐसे घायल व्यक्ति देख चुका था, पर कभी मन इतना विचलित नहीं हुआ था। वह सोचने लगा, क्या सुरमा की जान बचा सकना उसके वश में है? लेकिन डॉक्टर जतिन के आने से पहले ही सुरमा मर चुकी थी। नीलकंठ सूनी आंखों से उसे देख रहा था। वह जड़वत खड़ा था। जतिन ने शरीर की परीक्षा की और धीरे से नीलकंठ के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मुझे दुख है, सुरमा अब इस दुनिया में नहीं है। एलिस, नीलकंठ को कैबिन में ले जाओ, इसे कॉफ़ी की ज़रूरत है। एलिस ने असहिता से नीलकंठ का हाथ पकड़ा और लगभग खींचते हुए ओटी से बाहर ले आई। कमरे में ले जाकर उसे कुर्सी पर बैठाया। सर, मुझे दुख है, एलिस ने आहत स्वर में कहा। सुरमा के ऐसे अंत की मैंने कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकूंगी। नीलकंठ ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हारा कोई दोष नहीं, कसूर मेरा है। नीलकंठ आंखें बंद किए सोच रहा था। शायद सुरमा को बचा पाना मेरे वश से बाहर था, पर कोशिश तो कर ही सकता था। लेकिन मैं टालता रहा, क्योंकि सुरमा से छुटकारा पाने का यह सुनहरा अवसर था। मैं कलह से मुक्ति पाना चाहता था। अब शायद एलिस और मेरे करीब आ जाएगी। एलिस सामने कॉफ़ी का प्याला लिए खड़ी थी। वह आकर्षक लग रही थी। पुलिस सूचना पाकर आ गई थी। औपचारिक रूप से पूछताछ की गई। यह स्पष्ट था कि घटना के पीछे पति पत्नी के बिगड़ते संबंध थे, परंतु नीलकंठ का इस दुर्घटना में कोई हाथ नहीं था। नैतिक जिम्मेदारी रही हो, पर कानूनी निगाह से वह निर्दोष था। पोस्टमार्टम के बाद शव नीलकंठ को सौंप दिया गया। दोनों ओर से रिश्तेदार सांत्वना देने और घर संभालने आ गए थे। दाह संस्कार के बाद सबके चले जाने पर एक सूनापन छा गया था। नीलकंठ को सामान्य होने में सहायता दी तो केवल एलिस ने। अस्पताल में ड्यूटी के समय तो वह उसकी देखभाल करती ही थी।
पर समय पाकर अपनी छोटी बहन अनीशा के साथ उसके घर भी चली आती थी। चाय, नाश्ता, भोजन जैसा भी समय हो अपने हाथों से बनाकर देती थी। धीरे धीरे नीलकंठ के जीवन में शून्य का स्थान एक प्रश्न ने ले लिया। कई महीनों के बाद नीलकंठ ने एक दिन एलिस से कहा, मैं तुम्हारी जैसी पत्नी ही पाना चाहता था। तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली? यह सोचकर कभी कभी आश्चर्य होता है। सर, एलिस बोली। सर, नीलकंठ ने टोकते हुए कहा, मैंने कितनी बार कहा है मुझे सर मत कहा करो। अब तो हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। यह औपचारिकता मुझे अच्छी नहीं लगती। क्या करूं? एलिस हंस पड़ी। सर, आदत सी पड़ गई है। वैसे कोशिश करूंगी। तुम मुझे नील कहा करो। उसने एलिस की आंखों में झांकते हुए कहा, मुझे अच्छा लगेगा। एलिस हंस पड़ी। कोशिश करूंगी। वैसे है ज़रा मुश्किल। कोई मुश्किल नहीं, नीलकंठ हंसा। आखिर मैं भी तो तुम्हें एलिस कहकर बुलाता हूँ। आपकी बात और है, एलिस ने कहा। आप किसी भी संबंध से मेरे नाम से पुकार सकते हैं। तो फिर किस संबंध से तुम मेरा नाम लेकर मुझे बुलाओगी? नीलकंठ के स्वर में शरारत थी। पता नहीं, एलिस ने निगाह फेर ली। तुम जानती हो मेरे मन में तुम्हारे लिए क्या भावना है, नीलकंठ ने कहा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सूने जीवन में बहार बनकर प्रवेश करो। यह तो अभी मुमकिन नहीं, एलिस ने छत की ओर देखा। अभी नहीं तो कोई बात नहीं, नीलकंठ ने कहा, पर वादा तो कर सकती हो। नीलकंठ को विश्वास था कि एलिस इनकार नहीं करेगी। शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। यह कहना भी मुश्किल है, एलिस ने मेज पर बड़े चम्मच से खेलते हुए कहा। क्यों? नीलकंठ ने आश्चर्य से पूछा। आखिर हम अच्छे दोस्त हैं। बस दोस्त ही बने रहें तो अच्छा है, एलिस ने कहा। क्या मतलब? नीलकंठ ने खड़े होते हुए पूछा। तुम क्या कहना चाहती हो? यही कि अगर शादी कर ली तो इस बात की क्या गारंटी है, एलिस ने एक एक शब्द तोलते हुए कहा, कि मेरा भी वही हर्ष नहीं होगा जो सुरमा का हुआ। आखिर दुर्घटना तो किसी के साथ भी घट सकती है। यह सुनते ही नीलकंठ को मानो सांप सूंघ गया। उसने कुछ कहना चाहा, पर जबान पर मानो ताला पड़ गया था। एलिस ने साथ देने से इनकार जो कर दिया था। दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।